देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, दिस इज रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट को वन इज ऑफ 5 kg अनदर ऑफ 10 kg, ये कनेक्टेड है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर हमने देखा कि देखो ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, मोशन नहीं हो रही है, दिस बॉडीज आर सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग एंड फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट। अब हम कह रहे हैं कि देखो भैया ये 10 kg के बॉडी की मैंने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली। ठीक है, ठीक है, और फिर कहा कि ये 10 kg की जो बॉडी है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और स्प्रिंग का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब दिस mg मस्ट बी बैलेंस्ड बाय दिस t1 एंड दैट्स व्हाई t1 इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि mg की वैल्यू 100 न्यूटन है। फिर हमने देखा कि दिस 5 kg का ब्लॉक इट इज एक्सपीरियंसिंग टेंशन बिकॉज ऑफ अपवर्ड स्ट्रिंग t2, tension T1 because of downward swing and gravitational force on this block of 5 kg. So यहाँ पर भी सिस्टम की मोशन नहीं हो रही है, that's why I am saying this T2 must be equal to T1 plus mg. So T2 की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन। सही है क्या? अब देखो ऐसा ही और एक सवाल करते थे, क्या कहा है, a mass of 1 kg attached to one end of a string is first lifted with acceleration of 4.9 meter per second square and then lowered with same acceleration of 4.9 meter per second square. What is the ratio of tension in the string? ठीक है, देखो क्या कहा है, ये स्ट्रिंग, ये बॉडी है ऑफ 1 kg, इट इज अटैच विथ स्प्रिंग। ठीक है, ये है टेंशन T1 इनिशियल, और अब आपको कहा है इस बॉडी को आप ऊपर लेकर गए विथ एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट 2 में यहाँ पर टेंशन है T2, और अब आपको कहा है यू आर टेकिंग दिस बॉडी डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड आउट रेशियो ऑफ T1 is to T2। This is case 1, this is case 2। निकाल सकते हैं क्या? तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, फॉर केस 1, पहले केस में क्या हो रहा है देखो तो जरा, ये बॉडी जो है 1 kg की, इट इज एक्सपीरियंसिंग
T1 upward, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, एंड इस बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो दो चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए। बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, देखो एक्सीलरेशन है मतलब देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स है तभी एक्सीलरेशन रहेगा। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो अब फोर्स बड़ा कौन सा रहेगा? T1 बड़ा रहेगा या mg बड़ा रहेगा? T1। बिल्कुल सही है। जहां पर नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, सो डेफिनेटली T1 इज बेटर। तो ये T1 क्या कर रहा है बताइए तो जरा मुझे। सर देखो, ये T1 बॉडी का एक्सीलरेशन भी कर रहा है और ये mg जो फोर्स है इसे भी बैलेंस कर रहा है। या कोई इसे ऐसा कह सकता है कि देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। बट नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना रहेगा? तो T1 माइनस mg विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम का एक्सीलरेशन करेगा। दोनों इक्वेशन सेम है। यहां पर मैं कह रहा हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मास m है जो कि इस केस में 1 kg रहेगा, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना रहेगा? T1 माइनस mg इक्वल टू ma। यहाँ पर क्या कहा? ये T1 जो है इसी के कारण ये mg भी बैलेंस हो रहा है और सिस्टम का एक्सीलरेशन भी हो रहा है। देखो mg को इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, T1 माइनस mg इक्वल टू ma। दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सही है। सो देखो T1 की वैल्यू आ जाएगी, m को कॉमन निकालता हूं विच इज 1 kg। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, ठीक है। और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4.9। सो T1 इक्वल टू 14.7 न्यूटन, ठीक है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसे ही मैं केस 2 लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फॉर केस 2 आई कैन शो, ये मेरा मास है, यहाँ पर है टेंशन T2, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा रहेगा? बॉडी का नेट एक्सीलरेशन नीचे है मतलब नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब mg बड़ा रहेगा। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? सो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस T2। इसके कारण सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा विथ ma। सही है क्या? या ऐसा कहना पड़ेगा इस mg को क्या काम करना है? तो mg को T2 को भी बैलेंस करना है और सिस्टम का भी एक्सीलरेशन करना है विथ a। सो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 इक्वल टू mg माइनस ma। m की वैल्यू 1, 9.8 माइनस 4.9 इज 4.9। तो आपको पूछा है रेशो ऑफ T1 अपॉन T2, कितना आ जाएगा? आप लिखोगे T1 अपॉन T2 इक्वल टू 14.7 अपॉन 4.9 इक्वल टू 3:1।
सही है क्या बताइए? सर एकदा हे केस 2 चं इक्वेशन समजावून सांगाल? बघा, केस 2 के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर टेंशन है स्ट्रिंग में T2, इसका एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे। सो दिस इज T2, एक्सीलरेशन नीचे है a और इसका वेट है डाउनवर्ड mg। अब देखो, अब इसका एक्सीलरेशन a नीचे हो रहा है, मतलब डेफिनेटली नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो ये mg क्या कर रहा है, ये mg T2 को भी बैलेंस कर रहा है और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कर रहा है विथ ma। ठीक है, सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो, ऐसा अगर कहा मैंने व्हाट इज दिस mg इज डूइंग, सो दिस mg इज बैलेंसिंग T2 प्लस जनरेटिंग एक्सीलरेशन a इन द सिस्टम। सो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस a में। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, F नेट इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स कितना है, mg माइनस T2, mg माइनस T2 इक्वल टू ma। तो आइदर इस टाइप से लिखो नीचे वाला, या ऊपर वाले टाइप से लिखो। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। हमारे सिस्टम को निकालो, रफली जो फोर्सेस सिस्टम के ऊपर एक्ट हो रहे हैं वो फोर्सेस निकालो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दिखाओ और इक्वेशन लिखो। ठीक है, यस सर। ओके। अगर ये ठीक है तो अब थोड़ा आगे जाते हैं और अब हमें पुली के बारे में समझना है। ये पुली मतलब क्या, दीज आर टिपिकल सिस्टम। इस प्रकार से एक सपोर्ट रहेगा, ये कोई मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली रहेगी, इसके ऊपर इस प्रकार से दो वेट रहेंगे m1 m2। ठीक है, अब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा, दैट टेंशन will be uniformly transmitted throughout। तो पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पुली का मास नहीं है और यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है। अगर इसका मास रहता तो इसको घुमाने के लिए आपको कुछ फोर्स लगता, ऐसा मास यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ये टेंशन विल बी थ्रू सेम थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये एक कंडीशन रहने वाली है। दूसरी केस इस प्रकार से रह सकती है, कैसे, तो इस प्रकार से कोई टेबल रह सकता है और ये पुली रहेगी। इस पुली पर ये मेरा कोई मास है m1, m2 कहता हूं इसे, और ये सस्पेंडेड मास रहेगा m1। अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यहाँ पर भी ये जो टेंशन रहेगा, इस टेंशन इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। और फिर एक तीसरी केस रह सकती है जहां पर
अब डिपेंडिंग ऑन m1 m2 एंड दिस एंगल्स, यहां पर मोशन डिपेंड करेगी। ठीक है, इस प्रकार की तीन डिफरेंट डिफरेंट पुली की सिचुएशन हमें कंसीडर करनी है। पहली इस प्रकार से सिंपली सपोर्टेड, ठीक है क्या? सो देखो, जैसे डायग्राम निकाली है उस प्रकार से ये डायग्राम रहेगी, और एक एडिशनल फोर्स यहां पर रहेगा। ऑब्वियसली ना, इस पुली को स्ट्रिंग ने पकड़ कर रखा है तो यहाँ पर भी फोर्स रहेगा, ये यहाँ पर सपोर्ट में लगेगा रिएक्शन करके, और इस पुले पर ये m1 और m2 ये दो मासेस है। अब ये ऐसे ही रहेंगे या इनकी मोशन हो सकती है? तो डिपेंड सर, अगर ये दोनों मासेस सेम है तो शायद से मोशन नहीं होगी, जो बड़ा रहेगा उसके केस में मोशन होगी। तो अभी हम कंसीडर करते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो क्या मैं m1 की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकते हो सर। अब m1 बड़ा है तो ये सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा क्या? कोई नीचे जाएगा? m1 नीचे जाएगा या m2 नीचे जाएगा? तो अगर m1 का M2 मास बड़ा है, जिसका मास बड़ा है वो नीचे जाएगा विथ एक्सीलरेशन a। अब देखो, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, अगर m1 नीचे आ रहा है तो स्ट्रिंग नीचे आएगी, बट दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर पुली एंड इट इज अटैच विथ m2। सो m1 अगर नीचे आएगा तो m2 को ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी m1 की फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पर लगने वाले फोर्स है, इसका वेट विच इज m1g, इसका एक्सीलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर टेंशन है T। ठीक है, सिमिलरली मैं m2 की भी डायग्राम निकाल सकता हूँ। m2 की डायग्राम कैसे आएगी? दिस इज m2 का वेट m2g, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन है T। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस पुली। पुली की डायग्राम कैसे आएगी? पुली के ऊपर दो फोर्सेस है, T डाउनवर्ड और यहाँ पर भी T डाउनवर्ड, और पुली को इस स्ट्रिंग ने पकड़ कर रखा है, ये फोर्स F रहेगा अपवर्ड। ठीक है, सो अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कर पाएंगे क्या? आराम से कर पाएंगे सर। तो देखो, इसे मैं 1 कहता हूं, इसे 2 कहता हूं, एंड दिस इज 3। अब 3 तो बड़ा आसान है, आप देखकर बता दोगे, F इक्वल टू 2T। ठीक है, क्योंकि पुली अपने जगह पर है, पुली ऊपर नीचे जा रही है क्या? नहीं। एक्सीलरेशन किसका हो रहा है? m1 और m2 का, पुली तो अपने जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहले ही लिख लेंगे F इक्वल टू 2T। क्यों लिखा? बिकॉज पुली इज इन इक्विलिब्रियम, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, पुली अपने जगह पर है, पुली का एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर केस 2 में अपन लिखते हैं, कौन बड़ा है दोनों में से, T या m2g? किसकी वैल्यू बड़ी रहेगी? बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब डेफिनेटली T विल बी मोर। सो देखो, नेट फोर्स विल बी T माइनस m2g, ये फोर्स इस मास का एक्सीलरेशन करेगा विथ A। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल सही है। कंडीशन 1 का इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर बॉडी नीचे आ रही है, मतलब कौन बड़ा है? m1g इज लार्जर। सो मैं लिखूंगा नेट फोर्स विल बी m1g
माइनस टी, और ये नेट फोर्स इस m1 का एक्सीलरेशन कर रहा है विथ a। ठीक है, अब देखो यहां से मैं t की वैल्यू लिखूं, t इक्वल टू m2a प्लस m2g। क्या ये t की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं 1 में? हाँ सर चलेगा, या आप ऐसा भी कह सकते हो, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे। ठीक है, मैं जगह एडजस्ट करने के लिए इसे ऊपर लेकर जाता हूँ। देखो क्या होने वाला है, ये 1 प्लस 2 आपको दे देगा t माइनस m2g प्लस m1g माइनस t इक्वल टू m2a प्लस m1a। यहाँ से a कॉमन निकाल लिया तो m1 प्लस m2 प्लस t माइनस t कैंसल, दिस इज m1g माइनस m2g। तो यहाँ से आपकी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, a जगह पर रहा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखो क्या बचने वाला है, g कॉमन निकाल लिया तो दिस इज m1 माइनस m2 into g। दिस विल बी एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ओके सर बढ़िया है। क्या अब मैं टेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो। तो देखो क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम टू t इक्वल टू m2g प्लस m2a। बिल्कुल सही है सर। तो देखो दिस इज m2g प्लस m2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे ऐड करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करता हूं तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे m1 प्लस m2 से। सो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2g प्लस m2 स्क्वायर इंटू g प्लस m1 इंटू m2 इंटू g, m2 इंटू m1 इंटू g माइनस m2 स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी। ठीक है, और m1 इंटू m2 इंटू जी, m1 इंटू m2 इंटू जी, so this will become 2 times of m1 m2 into g divided by m1 plus m2। this will be tension in the string। ठीक है, ये स्ट्रिंग का टेंशन रहेगा। बड़ा आसान है, मैंने कुछ भी नया कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने इक्वेशन लिखकर सॉल्व किया। और ये तीसरा इक्वेशन, ये तो आसान है। देखो क्या दिया है, पहले किसी को कुछ पूछना है या मैं एक्सप्लेन करूं फिर से एक बार कैसे सॉल्व किया? ओके मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो दिस इज रिजिड सपोर्ट, इस रिजिड सपोर्ट को ये पुली अटैच की है। अब सपोर्ट फिक्स है, पुली को स्ट्रिंग से अटैच किया है तो ये पुली फिक्स रहेगी। बट इस पुली पर एक स्ट्रिंग से मैंने दो मासेस अटैच किए m1 एंड m2, और इस प्रकार से दो मासेस इस सिस्टम के ऊपर है। अब जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा तो जो मास बड़ा रहेगा उसके डायरेक्शन में मोशन होने वाली है। ये तो कॉमन सेंस है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि कंसीडर करो m1 ये m2 से बड़ा है।
सो m1 बड़ा होगा तो m1 के डायरेक्शन में मोशन होगी, तो इस सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, m1 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट m1 इज अटैच विद m2। अब दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, सो m1 अगर नीचे जाता है तो उसके साथ स्ट्रिंग के थ्रू m2 अटैच है, तो m2 को ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, एज दिस स्ट्रिंग इज अटैच विद m1 एंड m2 एंड पासिंग ओवर मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। पुली कैसी है? massless and frictionless pulley, तो टेंशन throughout the string will be same। सो हमने पुली की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल ली, ये ऊपर वाले स्ट्रिंग में फोर्स है F और नीचे ये दोनों टेंशन है TT। तो यहाँ से आपको ध्यान में आ गया, एज दिस पुली इज इन इक्विलिब्रियम F इक्वल टू 2T। बिल्कुल सही है सर। इस M1 ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, ब्लॉक M1 स्ट्रिंग के थ्रू लगने वाला टेंशन T, ग्रेविटेशनल फोर्स m1g एंड एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस m2 की फ्री बॉडी डायग्राम निकाल ली, टेंशन T इज इन अपर डायरेक्शन, weight m2g is in downward direction and block is moving upward with acceleration a। m1 और m2 का acceleration same रहेगा because it is attached to same string which is inextensible। so देखो फिर 2 का इक्वेशन लिख लिया, net force which is T minus m2g is responsible for acceleration of m2 with value a। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 लिख लिया, यहाँ पर कहा ये नीचे जा रहा है मतलब m1g must be greater, so net force is m1g minus t, m1g minus t is responsible for acceleration of system। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, प्लस टी माइनस टी कैंसल, ये बचा m1g माइनस m2g, राइट साइड में बचा a कॉमन निकाल गया तो m1 प्लस m2। फिर a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर दी, क्या इक्वेशन है t इक्वल टू, ये राइट में चला गया तो m2g प्लस m2 है, m2g प्लस m2 है, a की वैल्यू पुट कर दी, क्या है a की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व किया, टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इस एक्सीलरेशन के रिलेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक्सीलरेटिंग मास इनटू जी। अब देखो यहाँ पर दो मासेस है m1 एंड m2। अब इस m1 अगर बड़ा है तो m1 को क्या करना है, m1 को सिस्टम को अपने डायरेक्शन में लेकर जाना है, बट ये करते वक्त इस m2 का जो नीचे वाला फोर्स है उसे भी बैलेंस करना है, m2 पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे भी बैलेंस करना है। इसलिए एक्सीलरेटिंग मास ऑफ सिस्टम विल बी m1 माइनस m2, क्योंकि इस m1 का m2 इतना पार्ट जो है वो इस m2 को बैलेंस करने में लगेगा, बचा हुआ पार्ट जो है m1 माइनस m2 ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन करेगा। तो देखो एक्सीलरेटिंग मास हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी और सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो ये रिलेशन वही है, यहाँ पर अगर g कॉमन निकालते हैं तो m1 माइनस m2, एक्सीलरेटिंग मास ऑफ सिस्टम इंटू g इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सीलरेशन।
अब इसे कैसे सॉल्व करना, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो हमारे पास क्या है, इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, और अब आप देखकर बताओगे सर देखो ये 2m नीचे जाएगा विथ एक्सीलरेशन a और m ऊपर जाने वाला है। अभी क्या रिलेशन आए थे हमारे, टेंशन का रिलेशन आया था 2 टाइम्स m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सीलरेशन का रिलेशन आया था नेट एक्सीलरेटिंग मास 2m माइनस m, या क्या आया था ये, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। पुट कर दो, वैल्यूज आ जाएगा आंसर। 2 टाइम्स m1 की वैल्यू कितनी है 2m, m2 की वैल्यू कितनी है m इंटू जी, और m1 प्लस m2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ m। कितना आने वाला है ये, एक m के साथ चला गया, दिस इज 4/3 mg, दिस विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m माइनस m अपॉन 3m इंटू g, 2m minus m will be m cancel, this is g by 3। सही है क्या, इस प्रकार से आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। आ जाएगा, इसे इक्वेशन लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यही रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखो इस केस को सॉल्व करते हैं। इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे m2 पर, टेंशन T, ऊपर लगने वाली है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगने वाला है वेट, और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट विथ ए। वैसी m1 की डायग्राम निकाल लेते हैं। टेंशन T, इसका वेट नीचे m1g
और ऑब्वियसली इसका एक्सीलरेशन होगा ए नीचे। तो देखो इसका एनालिसिस क्या आएगा, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स विच इज m1g माइनस t इक्वल टू m1 इंटू ए। इसका रिलेशन क्या आएगा, अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, m2g इज डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन m2g को बैलेंस कर देगा, यहाँ पर टेंशन आ जाएगा m2a, क्योंकि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज m2a। बस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सीलरेशन इक्वल टू, देखो ये राइट में चला गया, m1a प्लस m2a, ए कॉमन निकाल लिया तो m1 प्लस m2, इधर है m1g। ये वैल्यू पुट कर दो, आपका टेंशन का रिलेशन आ जाएगा m2 इंटू ए, मतलब दैट इज m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा आसान है। अब देखो शायद से आपको रियलाइज होगा यहाँ पर इस m1 को क्या करना है, m2 को बैलेंस करना है क्या, नहीं, m2 को बैलेंस करने का काम तो नॉर्मल रिएक्शन कर रही है, मतलब दिस m1g या m1 इज एक्सीलरेटिंग मास। देखो एक्सीलरेशन आ जाएगा एक्सीलरेटिंग मास इनटू g, और इसे किसका एक्सीलरेशन करना है, तो खुद का भी करना है और m2 का भी करना है। तो ये कंप्लीट सिस्टम का एक्सीलरेशन इसे करना है। आया क्या ध्यान में, देखो गए प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, m1 को m2 को भी बैलेंस करना पड़ रहा था, m1 को m2 को भी बैलेंस करना पड़ रहा था, इसलिए एक्सीलरेटिंग मास m1 माइनस m2 था, क्योंकि m1 में से m2 वाला पार्ट ये m2 को बैलेंस कर रहा था, बचा हुआ जो है m1 माइनस m2 ये सिस्टम का एक्सीलरेशन कर रहा था। यहाँ पर m1 को m2 को बैलेंस नहीं कर रहा है, m2 को ये सरफेस जो है उस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही है। सो एक्सीलरेटिंग मास इज m1, इसलिए एक्सीलरेशन आ रहा है एक्सीलरेटिंग मास इनटू g। अब ये एक्सीलरेशन किस किस का कर रहा है, तो ये एक्सीलरेशन खुद का भी कर रहा है, खुद नीचे जा रहा है, स्ट्रिंग को नीचे लेकर जा रहा है, इसलिए m2 को भी नीचे लेकर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन आ रहा है m1g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन आ जाएगा m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। सही है, आंसर बिल्कुल सही है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं रहा और कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया, तो फिर यहाँ पर एक फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर जिसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, सो ये जो केस है दिस इज टिपिकली फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब मुझे बताओ what is the minimum value of m1 which is responsible for acceleration of m2। मतलब क्या कह रहे हो सर, मतलब सर ऐसा कह रहे हैं, अगर ये सरफेस ऐसा है,
अगर ये मास है 10 kg का और ये मास है 10 ग्राम का, और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस, तो मुझे टेंशन और एक्सीलरेशन बता दो। क्या ये 10 ग्राम 10 kg को मूव कर पाएगा? क्या ये 10 ग्राम 10 kg को मूव कर पाएगा क्या? नो। नहीं कर पाएगा। देखो हमारे रिलेशन क्या आए थे, एक्सीलरेशन इक्वल टू m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 10 ग्राम, g की वैल्यू 10 अपॉन m1 प्लस m2 इज, देखो ऐसा सब kg में है, तो देखो दिस इज ऑलमोस्ट 10, ये 10 10 कैंसल, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज, मीटर को सेंटीमीटर किया तो 10 टू द पावर 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सिस्टम का एक्सीलरेशन होने वाला है। टेंशन रहेगा कितना था, m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अब दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3, m2 की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 अपॉन 10.010। So 1 2 3, so this is 1 by 10, that is 0.1 Newton। So यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन भी रहेगा और इस सिस्टम का एक्सीलरेशन भी होने वाला है, बिकॉज दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। नेट फोर्स तो टी ही है ना, देखो इसके डायग्राम में देखो, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी भी कम क्यों ना हो, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन ऑफ m2, ठीक है। अब टी की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। टी की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो हमने इक्वेशन लिखा है। अब टी किसके कारण है, तो इस मास के कारण। ये मास नहीं रहेगा तो टी नहीं रहेगा, तो कितना भी कम से कम मास अगर आप लगाते हो तो टी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर टी की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो डेफिनेटली m2 कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका एक्सीलरेशन रहेगा, because this surface is frictionless। There is only one horizontal force which is T, it depends on value of m1, ठीक है। m2 का तो एक्सीलरेशन करना ही है, तो m1 की कितनी भी कम वैल्यू क्यों ना हो इसका एक्सीलरेशन होगा। सही है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से कितना भी कम मास m1 रहेगा तो भी सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा। अब देखो जो हमारी तीसरी कंडीशन बाकी है इंक्लाइन प्लेन वाली, उसे अपन कल सॉल्व करते हैं। सर याच्या नंतरची जी